हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल के चाचा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग सिविल के पेपर की एनालिसिस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली सिविल का पेपर आज था, इससे लास्ट डे इलेक्ट्रिकल का पेपर था एंड लास्ट डे जो फर्स्ट डे दैट मीन्स 27 अक्टूबर को मैकेनिकल का पेपर था। तो मोस्ट ऑफ द सिविल कैंडिडेट परेशान थे कि सर सिविल का पेपर की एनालिसिस करिए, सिविल के पेपर के बारे में बताइए। लास्ट 2 वीडियोस जो मेरी आई थी वो सिविल के कुछ भी एनालिसिस नहीं था, बट सिविल कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। सिविल के पेपर की आज कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया था। देखो मैंने अभी 3-4 जो कैंडिडेट हैं सिविल के उनसे डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं सर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा हाई था अगर कंपेरिजन करते हैं लास्ट टाइम के पेपर से। न्यूमेरिकल अराउंड 10 to 15% न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी टफ न्यूमेरिकल थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। तो ऐसे न्यूमेरिकल को मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने छूने की भी कोशिश नहीं करी है। दैट्स अ गुड थिंग। देखो अगर ऐसे न्यूमेरिकल को हम करना स्टार्ट कर देंगे फाइनली आंसर तो आ जाएगा, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। उतने टाइम में आप और भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मोस्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। आज का जो क्वेश्चन पेपर का इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लेवल आपका मॉडरेट टू हाइट था, इजी नहीं था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ नॉन टेक पोर्शन थोड़ा सा इजी था एज कंपेरिजन टू द लास्ट अगर हम बात करते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट डे वाला पेपर होने वाला है थोड़ा सा ऑल्टरनेट हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर टेक्निकल इजी आने वाला है, नॉन टेक थोड़ा सा टिपिकल आएगा। तो ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस होता है जब भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो जो क्वेश्चंस कैंडिडेट ने मुझे बताए हैं उनके मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी शायद नहीं मिलेगा, बट उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा एंड उसका करेक्ट आंसर भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग क्या लगा कर आए हो। एक क्वेश्चन था, हु इज़ द फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स। दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीबडी नो who is the father of soil mechanics. Correct answer of this question is Mr. Carl Targazi. ये क्वेश्चन सोइल मैकेनिक्स से था। देखो अराउंड सोइल मैकेनिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सबका लेवल बहुत सिंपल था, बिल्कुल सिंपल 4 से 5 क्वेश्चंस बताए गए थे कि मैकेनिक्स में, सोइल मैकेनिक्स में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हूप स्ट्रेस फॉर्मूला। देखो हूप स्ट्रेस फॉर्मूला एक होता है डी के टर्म्स में, एक होता है आर के टर्म्स में। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट या मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती ये कर जाते हैं, पी आर अपॉन टी एंड पी डी अपॉन 2t। कंफ्यूज मत हो जाना, आपका ऑप्शंस डी के टर्म्स में थे। द करेक्ट आंसर इज पी डी अपॉन 2t, राइट। करेक्ट आंसर इज पी डी अपॉन 2t, हूप स्ट्रेस फॉर्मूला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इन विच ऑल दीज आर नॉट मेजर इन मीटर स्क्वायर। देखो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे लाइक डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, एंड एक आपका वॉल के रिगार्डिंग था। तो इसमें से पूछा गया था किसको हम मीटर स्क्वायर में मेज़र नहीं कर सकते हैं। एक जो ऑप्शंस था वो कंक्रीट से रिगार्डिंग था, कंक्रीट के रिगार्डिंग वाला जो क्वेश्चन था उसको हम जनरली मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट से रिलेट करके एक ऑप्शन था, दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फ्लाई एस सीमेंट कॉन्क्रीट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लाई एस। जो फ्लाई एस सीमेंट कॉन्क्रीट बनता है उसमें फ्लाई एस का अमाउंट कितना होता है जनरली, वो जनरली 15 to 30% होता है। तो आपके क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पेपर आया था एसएससी जेई का उसमें डायरेक्टली 30% मेंशन था। 30% इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस टाइप से डिज़ाइन था, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट लोड फॉर द गिवन कंडीशन। अब देखो इसमें कंडीशन गिवन थी, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, वन एंड इज हिंज्ड एंड अदर इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन थे, उसमें से बताना है कि पी की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो किस केस में, आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो पी का जो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव के टर्म्स पर ये सारी वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी। तो देखो पहले हम चारों के लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू जान लेते हैं। एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है, इफ़ बोथ एंड्स आर हिंज्ड तो एल इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल्स टू एल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड, इफ़ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड तो वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल बाई 2।
if next part one end is fixed and other end is hinged. So in that case the value of L effective is equals to L upon root 2. And last, one end is fixed and other end is free. So in that case the value of L effective is equals to 2L. So आपके पास ये L effective की वैल्यू पता चल गई. तो when you put all these L effective value in P formula, P is equals to pi square EI by L square. एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जनरली, P is equals to pi square EI by L square, L effective square. So when you put the value of L effective over here, so सबसे कम वैल्यू किसकी आने वाली है? सबसे कम वैल्यू आएगी वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, क्योंकि 2L का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो 1/4 इज द मिनिमम वैल्यू. तो सबसे कम वैल्यू, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू. तो फर्स्ट में जो आपका आएगा वो 4th पार्ट आएगा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी किसकी? वन एंड बोथ एंड्स आर हिंज्ड. जब दोनों एंड्स हमारे क्या होंगे? हिंज्ड होंगे. उसमें वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली कितनी आएगी? पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर. So second is both ends are hinged. Third one is one end is fixed and other end is hinged. That means third portion. क्यों? उसमें क्या होता है? L effective is equals to L by root 2. तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा. सो फाइनली द P वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट केस, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड. So in case of both ends are fixed, that means the value of L effective is equals to L by 2. So L by 2 का स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर by 4, तो 4 वैल्यू हमारे आपके ऊपर आ जाएगी. So that means finally the value of P in that case 4 pi स्क्वायर EI by L स्क्वायर. So इसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो आपकी जो सीरीज बनेगी 4, 1, 3rd and 2nd. So that is the correct answer. Now come to the next question. अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन मुझे सही से ये पता नहीं चल पाया है. ये क्वेश्चन जो उन्होंने बताया मुझे, इफ़ फ्लो सो बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड ओगी स्पिलवे. व्हाट टाइप ऑफ स्पिलवे? आपके पास 4 ऑप्शन थे. सो उनका कहना था सर ओगी स्पिलवे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, मैंने इसको ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है. अगर इसमें दोनों फ्लो शो कर रहे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सो करेक्ट आंसर इज ओगी स्पिलवे. Next question, next very simple question, that what is the specific gravity of cement? So that means the answer of this question is 3.15. ये तो कॉमन क्वेश्चन था, हर किसी को पता होना चाहिए. 3.15 इज द करेक्ट आंसर. ये तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा. 3.15. आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 3 कोटिंग प्रोवाइडिंग ऑन द सरफेस. व्हाट इज़ द फर्स्ट कोटिंग ऑन द सरफेस? देखो जनरली हम 3 कोट प्रोवाइड करते हैं, जो जिस पर प्लास्टर के बाद जब पेंटिंग करते हैं तो 3 कोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो उसमें जो फर्स्ट कोट होती है उसको क्या बोला जाता है? जो फर्स्ट कोट होती है उसको प्राइमिंग बोला जाता है. तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे. सो इन ऑल दीज प्राइमिंग इज द करेक्ट आंसर. सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमिंग. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया. ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, द क्वेश्चन इज व्हेन द सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इन दैट विच ग्रेड इज यूज्ड. सो जनरली इसका आंसर M30 अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए. बट देखो अगर एक्सट्रीम कंडीशन में पूछा गया है तो M60 भी हो सकता है. सो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता चल पाया है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है. सो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है. अगर आपको पता चला है एग्जैक्ट क्वेश्चन इज व्हाट, उसका करेक्ट आंसर भी आप लोग मुझे बताना. क्वेश्चन अगर पूछा गया है व्हाट इज द सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, सो इन दैट केस द ग्रेड विल बी यूज दैट इज M30. नेक्स्ट, अगर देखो एक्सट्रीम केस में पूछा जाता है तो एक्सट्रीम केस में जो ग्रेड यूज होता है वो M60 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. कॉलम इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12. अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 होगा तो उसको हम लॉन्ग कॉलम बोलेंगे. सो इसका आंसर होगा लेस देन 12. सो आपका क्वेश्चन देखो ये भी आपका डिजाइन हो सकता है, व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो. स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम. R मिनिमम इज व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन पर सो क्वेश्चन यही बन सकता है व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो. सो दैट मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो होता है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन A.
I is the moment of inertia, A is the area of that particular body. So correct answer is L. जो भी आपका अगर शॉर्ट कॉलम है तो स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होगा, अगर लॉन्ग कॉलम है तो स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 होगा. एक देखो स्ट्रट के टर्म्स में पूछा जाता है, अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज लेस देन 3 टाइम्स जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, अगर उससे कम आ रही है तो उसको हम आप क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं. तो ये स्ट्रट वाला टर्म भी कभी कभी पूछ ले जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ देखो, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. द क्वेश्चन इज इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू. देखो इसमें एक ही लैंग्वेज को दो बार अलग अलग बीम की लोडिंग कंडीशन चेंज करिए, नथिंग एल्स. बाकी क्वेश्चन इज सेम. एक बार के हमारे पास क्या था, दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम. इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, द विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू W पर मीटर लेंथ. W पर मीटर लेंथ था. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. इन दैट केस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो यहाँ से Δ1 आने वाली है, W 5/384 WL4/EI. सेकेंड, उसने सेम बीम है, सेम लेंथ का बीम है. आपके पास उसने क्या कर दिया है, दिस UDL इज रिप्लेस बाई कैपिटल W कंसंट्रेटेड लोड. And both the condition value of deflection will be same. So now tell me what is the ratio of capital W upon small w. तो जब आप निकालोगे तो यहाँ से सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा. देखो Δ1 इज इक्वल टू Δ2. इस वाले टर्म में जो आपका आ रहा था 5/384 WL4EI, WL4/EI. नेक्स्ट अगर हम इस वाले टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम, हाँ. सो नेक्स्ट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू W कैपिटल W L3/48EI. सो जब दोनों को इक्वेट करेंगे सो आंसर विल बी कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इज इक्वल्स टू 5L/8. सो 5L/8 करके मे भी शायद कोई ऑप्शन था. सो दैट्स ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में. सो करेक्ट आंसर इज 5L/8. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन फिक्स बीम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट. दैट इज दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड वैल्यू. तो देखो जो आप फॉर्मुलेज रिवाइज करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज जो होते हैं इन केस ऑफ फिक्स बीम, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिया गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज WL² डिवाइड बाई 24. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर. देखो स्ट्रक्चर के 2-3 क्वेश्चन थे. ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. देखो जो न्यूमेरिकल टिपिकल थे वो रिलेटेड टू द क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन. क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन के जितने भी न्यूमेरिकल आए थे, थ्योरेटिकल पोर्शंस वाज वेरी इजी, बता रहे थे स्टूडेंट, बट जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थे. उनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने टच करने की भी कोशिश नहीं करी क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग थे. एंड दैट्स द गुड थिंग. मैं जिस कैंडिडेट का एग्जाम बच रहा है, मैं यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना टाइम उस क्वेश्चन के लिए वेस्ट मत करना जो आपका टाइम कंज्यूम करने वाला है. अगर सिंगल पहले आपकी जो पॉइंट होना चाहिए, फर्स्टली यू अटेम्प्ट ऑल सिंगल लाइनर क्वेश्चंस एंड देन सेकंड राउंड, अगर आप सेकंड राउंड आते हो तो फिर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करिए. फिर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप थर्ड टाइम उसको देख पाओ. सो 2 बार में क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना. फर्स्ट टाइम आप सिंगल लाइनर क्वेश्चन करिए, सेकेंड टाइम आपके पास न्यूमेरिकल्स वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Now come to the next question. In this equation, v is equals to 2x cube I plus 6x square yj is equals to capital V. So question पूछा गया था, फ्लो पॉसिबल होगा, रोटेशनल होगा, what is the correct answer of this question? So अगर आप देख पा रहे हैं, देखो v is equals to हमारे पास यहाँ पर u is equals to क्या मिल गया, that is 2x cube and v is equals to what? v is equals to 6x square y. So if flow is possible, in that case the value of continuity equation should be equals to 0. del u upon del x plus del v upon del y is equals to 0, जो कि यहाँ पर 0 नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ del u upon del x plus del v upon del y should not be equals to 0, so that means flow is not possible. So यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन था क्वेश्चन के अंदर, कैंडिडेट बता रहे थे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स इफ वॉइड रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 0.8 to 0.6 एंड प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 50 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर पर 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी। सो करेक्ट आंसर डेल्टा ई हमारे पास हो जाएगा 0.8 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। सो दैट मीन्स 0.2 अपॉन 50। तो करेक्ट आंसर इज 0.004 मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। बट कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर रहे थे, डेल्टा ई अपॉन लॉग P2 अपॉन P1। सो आपको यूनिट के बेसिस पर भी आप देख सकते हैं कि यूनिट आपकी यूनिट लेस नहीं आ रही थी। सो दैट्स वाई वी यूज दिस फॉर्मूला डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल इज दैट इज रिलेटेड टू द FM फ्लूइड मैकेनिक्स से था ये वाला क्वेश्चन। द स्केल इज 1/36 and model velocity of that particular body is 2 meter per second. What will be the prototype velocity of that body? So इसमें देखो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली कुछ यूज़ नहीं करना था। यू यूज़ डायरेक्टली v is directly proportional to square root of g by and v is directly proportional to square root of y1. So that means यहाँ से आपका बन जाता है कंप्लीटली v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y1 अपॉन y2। 1/36 यहाँ पर 2 होता, सो v2 इज इक्वल्स टू 12। 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोगस कंपाउंड इज यूज फॉर द फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग के लिए हम कौन सा बोगस कंपाउंड यूज करते हैं? C3A। C3A इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर हमें अल्टीमेट सेटिंग के लिए नीड होती है, सो हमें रिक्वायरमेंट होती है C2S की। अगर स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, हमें तेजी के साथ स्ट्रेंथ चाहिए, तो C3S की नीड होती है। अगर फ्लैश सेटिंग की नीड होती है तो C3A की नीड होती है। सो C3 इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए जरूरी नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें से और कोई से बोगस कंपाउंड पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इन ओपन चैनल, देखो लैंग्वेज चेंज करी है क्वेश्चन की, अदरवाइज द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। मोस्टली जो स्टूडेंट थे या कैंडिडेट थे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपका मिनिमम इकोनॉमी को लेकर। सो क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे, इन ओपन चैनल फ्लो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ। सो B इज इक्वल्स टू, हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए B इज इक्वल्स टू 2/। सो विड्थ टू डेप्थ पूछा है, B अपॉन बाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 2। 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच मटेरियल हैज़ मैक्सिमम अमाउंट। एक क्वेश्चन ये था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें किस मटेरियल का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। सो जनरली क्या होता है, लाइम का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है 63% होता है, फिर सिलिका का होता है 17 to 25%, अराउंड 22 to 23% होता है। बट हमारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस बताए गए थे बाय द कैंडिडेट, लाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। सो लाइम के बाद जो ऑप्शंस आ रहा था दैट इज सिलिका। तो सिलिका इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जो भी गिवन थी वहाँ पर। सो सिलिका इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई। देखो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू पूछ ली गई हैं। एंड देखो अगर देखो जिस बच्चे को ये वाली वैल्यू पता थी 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, तो ये इसमें गलती करके आया। जो कैंडिडेट मुझे बता रहा था वो इसमें दिस इज द करेक्ट, बट यहाँ पर गलती करके आ गया वो 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सो करेक्ट आंसर इज 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 एंड अनदर वैल्यू ऑफ दिस 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2। बोथ आर द करेक्ट। जो कैंडिडेट ऐसा करके आए हैं, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो एक क्वेश्चन था जो को न्यूमेरिकल पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस जो बताए गए थे मुझे। एक क्वेश्चन था इरिगेशन में ड्यूटी और डेल्टा निकालने के लिए। व्हाट इज़ द ड्यूटी, आपके पास एरिया भी था, आपके पास डिस्चार्ज भी गिवन था, एंड उसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द ड्यूटी निकाल ली, फिर आपका डेल्टा इजीली निकल जाता। मे बी शायद ड्यूटी के पास जो कैंडिडेट बता रहे थे सर इसमें एक कंडीशन डेल्टा जब निकाल रहे थे तो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा कर दिया था टर्म को टाइम कंज्यूम करने के लिए। बट अच्छी बात ये थी जब हमने ड्यूटी निकाली तो एक ऑप्शन ही वहाँ पर मैच कर रहा था 170 अराउंड, ऐसा कुछ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था वहाँ पर। सो दैट्स आंसर विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी आई थिंक करेक्ट बता रहे थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो रिलेटेड था आपका पॉपुलेशन बाय द अर्थमेटिक मीन मेथड। देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। एनवायरनमेंट में आपके 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिक मीन मेथड, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सो आज के क्वेश्चंस में जो अर्थमेटिक मीन मेथड से पूछा गया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके लिए भी मीन मेथड अर्थमेटिक मीन मेथड पूछा जाए, हो सकता है आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिक मीन मेथड पूछा जा सकता है। सो आपको ये वाले फॉर्मूले सारे देख लेना, बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया था पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, जो फॉर्मूला होता है जनरली क्या होता है, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। सो यहाँ पर जनरली पूछा गया था 2011 के लिए, और आपको डेटा गिवन था 1981 तक का डेटा गिवन था। 3 से 4 वैल्यूज़ में भी शायद आप लोग को गिवन थी कि 1971 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1981 में इतनी पॉपुलेशन थी, ऐसा कुछ डेटा गिवन था अकॉर्डिंग टू द जो भी कैंडिडेट ने मुझे बताया कि न्यूमेरिकल में सर ये प्रेजेंट था। तो जब 2011 के लिए निकाल रहे थे तो वहाँ पर एन की वैल्यू थी 3 पुट करनी थी, और आंसर आई थिंक बी या सी ऑप्शन करेक्ट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जिसने आंसर निकाला होगा इस तरीके से करेक्ट आंसर बिल्कुल मिल गया था, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की नीड नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा था इस एनवायरनमेंट से बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट अब देखो कुछ क्वेश्चन इस वाले पेपर में जो आज के पेपर हुए हैं उसमें करंट अफेयर एंड जो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग वाला पार्ट इज़ वेरी सिंपल। देखो रीजनिंग हर किसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे वो दे रहे हैं जानबूझकर कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाए और अपना बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर दे। 4 से 5 क्वेश्चन वो आपको आइडेंटिफाई करने की वो क्वेश्चन है कौन कौन से, उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छूना है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे क्वेश्चन को ना छूकर आप ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए जिससे कि आपका टाइम बच सकता है। सो आज के पेपर में जो एनालिसिस जा रही है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर अराउंड 160 टू 170 हम लोग का अटैम्प्ट रहा है। तो 170 अटैम्प्ट जिसका भी है दैट इज़ द वेरी गुड। उसको मे बी शायद अगर उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं सो मेरिट में शायद नंबर आ जाए, होप सो। डिपेंड करता है कि आने वाले कल का पेपर वो है वो कैसा हार्ड आएगा ईजी आएगा, इट्स डिपेंड्स ऑन दिस पेपर। सो देखो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। पहली बात, अगर जो बच्चे कल के लिए देख रहे हैं बता देता हूँ, करंट अफेयर 2020 का कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। कोरोना वायरस से एक भी क्वेश्चन नहीं है। स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यही पूछ रहे थे सर कोरोना वायरस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें भी यही लग रहा था कि कोरोना वायरस से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट कोरोना वायरस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। रीज़न कि आपका पेपर ये मार्च में होने वाला था, क्वेश्चन पेपर भी मार्च में सेट कर दिया गया था। सो ये मार्च में जो पेपर सेट किया गया था वही पेपर उठाकर अब उन्होंने रख दिया है आप लोगों के लिए। सो करंट अफेयर जब भी आप पढ़कर जाए तो 2019 की सारी करंट अफेयर पढ़कर जाना प्लीज़, क्योंकि सारे के जो क्वेश्चंस बनकर जा रहे हैं वो 2019 की करंट अफेयर से बनकर आ रहे हैं। उसके अलावा 2020 का अगर आप पढ़ के जाओगे नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, नो इशू विद दैट, बट एसएससी के लिए कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है फ्रैंकली। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो थे आपके जो जनरल अवेयरनेस से मुझे मिले हैं, विच रिवर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थे झीलम एंड रावी, 3-4 ऑप्शन थे। तो झीलम आपकी चाइना से स्टार्ट होती है, सो ये इसका ओरिजिनेशन जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो इंडिया के अंदर नहीं है। सो झीलम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक हिस्ट्री से उठाया गया है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी के काल में जो लॉ ऑफ मिनिस्टर रहे थे कौन थे, मिस्टर B.R. अम्बेडकर। सो मिस्टर जो B.R. अम्बेडकर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हु इज़ द वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट लेखपाल ऑफ इंडिया। अब देखो फर्स्ट लेखपाल ऑफ इंडिया, इसका जो ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू मी राम मूरत यादव इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो अगर बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, सो जनरली हिस्ट्री जो पूछी गई है मॉडर्न हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस।
कोई ऐसा डेटा नहीं था कि जैसे मैकेनिकल के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बता रहे थे कि सर युद्ध कौन से दिन हुआ था, सॉरी कौन से ईयर में हुआ था, कौन सी डेट में हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री से रिलेटेड सिंपल मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीज़ हुई थी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जिसने कल वाले वीडियो अगर देखी होगी मेरी, एक क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है करंट अफेयर में। तो देखो ये चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ आपके जो टाइगर्स हैं ऑल ओवर द, जो 2018 जो डेटा निकला था 2967 करके कुछ आंसर था। 2967 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल में पूछा गया और आज सिविल के पेपर में पूछा गया है। सो आप करंट अफेयर जब भी देख रहे हैं प्लीज़ लास्ट वाली एनालिसिस को प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। उसके बेसिस पर ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी क्वेश्चंस कल वाले पेपर में भी ये चीज़ें रिपीट होंगी, बट उसके आसपास से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो एनालिसिस करके मुझे पता चल रहा है। मैकेनिकल की देखो मैंने कंप्लीट एनालिसिस की है, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर की, एंड इलेक्ट्रिकल वाले पेपर की भी की है, और सिविल के पेपर की मैं कर रहा हूँ। तो ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो एक जो डेटा है उससे रिलेट कर रहे हैं। सो जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं तो उससे रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्लीज़ सारे देख कर जाना। बात करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस बने हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 10 से 15 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ABCD वो खेल ही करते रहना था पूरे पेपर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। एंड जो कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन बताया जा रहा था स्टूडेंट के द्वारा कि सर एक 3 सीरीज़ करके 3 नंबर की एक सीरीज़ बना दी जा रही थी, उस सीरीज़ को बोले थे इसको मैच करो। सो दैट्स वाज द टिपिकल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट कि इसमें सीरीज़ को मैच कराने में काफ़ी टाइम लग रहा था, देखना पड़ रहा था कि इसका कौन सी सीरीज़ बन सकती है। ये थोड़ा सा टिपिकल इस वाले सेक्शन में लगा था मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को। दूसरी चीज़, एक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इंग्लिश डिक्शनरी पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सो ये देखकर जाना, जैसे एक कोई वर्ड स्टार्ट होता है, पी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो पी से 5 उन्होंने वर्ड स्टार्ट कर दिए हैं, फिर पी के बाद ए टर्म्स आ रहा है, फिर बी टर्म्स आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी कौन सा टर्म्स पहले आता है, कौन सा टर्म्स बाद में आता है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो इस पर भी प्लीज़ थोड़ा सा वर्क करके जाना, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे। सीरीज़ वाले क्वेश्चंस जैसे जो सीरीज़ होती है जनरली स्टार्टिंग 1, 4, 5, 6, लास्ट में आपका कोई एक जो भी एक ब्लैंक होता है वो फिल करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, बट बहुत कम पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोडिंग एंड डिकोडिंग, ABCD वाले पोर्शन थे। आपको 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, तीसरा और चौथा आपको बताना था कौन सा करेक्ट होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। Guys, to see this video, please like, comment and subscribe our channel and press the bell icon so that you can get further notification of our video. Thank you so much.